गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू फिजिक्स थर्ड यूनिट एक नया टॉपिक करते हैं। जब किसी ऐसे कंडक्टर जिसमें से करंट जा रहा है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। ये टॉपिक करने के लिए हमें कुछ पहले की बातें पता होनी चाहिए जो कुछ इस तरीके से हैं। हम सभी जानते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज क्यू था जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता था। दैट फोर्स इज गिवन बाय क्यू v क्रॉस b। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे क्यू v b साइन थीटा। और इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने इस तरीके से कुछ बातें बताई थी कि ये एक एक्स एक्सिस थी, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो इस वाली एक्सिस को हम ले लेते हैं माइनस वाई, इसको हम ले लेते हैं माइनस एक्स और इसको ले लेते हैं हम माइनस जेड। इधर यूनिट वेक्टर होता है आई, इधर माइनस आई, इस तरफ जे, इस तरफ माइनस जे, इधर के और इस तरफ माइनस के। और फिर हम ये रूल लगा देते थे कि यदि हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगले के बराबर पॉजिटिव साइन में बचेगी, यदि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं दोनों की प्रोडक्ट अगले के बराबर बचेगी पर नेगेटिव साइन के साथ बचती थी। एक और हम चीज जो यूज करेंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि I इज इक्वल टू a n e v d। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ये कंसेप्ट लगा के कि I इज इक्वल टू q बाई t। तो यहाँ से मैं q की वैल्यू निकाल सकता हूँ I इंटू में t और मैं इसको सोल्व करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उस कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, जब उसमें से करंट जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। पहले मैं समझता हूं कि ये एक कंडक्टर है मेरे पास, ये जो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेट तो है बट फ्लेक्सिबल है और यहाँ पे मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में इसको फिक्स कर दिया। यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दिया। आप जानते हो डॉट, जब मैं रिप्रेजेंट डॉट लिख रहा हूं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में है, क्रॉस लगा देता तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में होता। सपोज कर लो इसमें से फिलहाल कोई करंट नहीं जा रहा है, हाल फिलहाल इसमें से कोई करंट नहीं है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कंडक्टर पे किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं लगता है। पर इसी सिचुएशन को अब हम यहाँ से समझते हैं कि इस कंडक्टर को जो कि ऐसा था और इन दो पॉइंट के बीच में फिक्स था, यहाँ मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जो कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। कंडक्टर की लेंथ ऊपर है इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से इसमें से जा रहा है करंट I। अब होगा क्या, कोई भी जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर को आप ऐसे समझें कि ये इस कंडक्टर की मैं थोड़ी बड़ी शेप बना रहा हूं। ये देखिए कंडक्टर के अंदर यदि आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन हमारे नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब आप एक बात समझो, क्योंकि मैंने कहा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और कंडक्टर के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ये सारे के सारे क्योंकि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में। इट इज वेरी सिंपल। क्योंकि कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, वो नीचे जाने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं और उन इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से देते थे Q V क्रॉस B। ये उसकी डायरेक्शन देने का फॉर्मूला था, इसी से हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। तो पहले मैं उसकी डायरेक्शन बताता हूँ उसे होता क्या है। तो देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउन साइड में जा रहे हैं। आप यहाँ से समझ लो इसको इस तरीके से, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये हो गई
जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो ये जो एक्सिस होगी इसे मैं नाम दूंगा नेगेटिव एक्स, इस एक्सिस को मैं नाम दूंगा नेगेटिव वाई, और इस एक्सिस को मैं नाम दूंगा नेगेटिव जेड। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, माइनस एक्स में माइनस आई, जे में प्लस जे होता है, और माइनस वाई में माइनस जे हो गया, जेड में होता है प्लस के, और यहाँ होता है माइनस के। थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमा हुआ, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया है इस तरीके से, ये आप समझ रहे होंगे। इसी डायग्राम को मैंने समझाने के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बड़ी कर दी है। देखो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का है, तो यहाँ से मैं समझू चार्ज किसका हो गया, माइनस का। इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहे हैं, नीचे, नीचे की डायरेक्शन कौन सी हो गई, माइनस जे, तो मैं यहाँ लिख दूं माइनस जे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटसाइड में, आउटसाइड ये बोर्ड पे इधर दिख रहा है, एक्चुअल में आपकी तरफ है जेड, और माइनस जेड अंदर है, तो ये हो गया आपका के। अब देखो माइनस को बाहर ले आओ, जे क्रॉस के हो गया, और ये आप सारे जानते हो आई जे के, जे क्रॉस के क्या बचेगा आई, तो ये बच जाएगा प्लस आई। प्लस आई का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज इंटरेस्टिंग कि इन चार्ज पार्टिकल में, पहले हम किसी एक चार्ज पार्टिकल की बात कर लेते हैं। सपोज कर लो मैंने ये वाला उठाया था, इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से दे देंगे, और वो लगेगा किस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही नीचे आ रहे हैं, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें एक का फोर्स पता चल गया तो सभी का फोर्स सभी के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। इतने इतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो इतने इतने हिस्से में सभी इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ से पता चला क्या लगने लग गया, फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था और अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, तो उस पे इस डायरेक्शन में क्या लगने लग गया, फोर्स। क्योंकि ये फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा तो होगा क्या, क्योंकि ये कंडक्टर फ्लेक्सिबल था, तो ये कंडक्टर इस तरीके की शेप में अपने आप को चेंज कर लेगा। सिमिलरली यदि ये करंट ऊपर ना जाके नीचे आता, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। अगर ये करंट ऊपर की डायरेक्शन में ना जाके नीचे की डायरेक्शन में आता इस तरीके से, सारे डाटा सेम होने थे, अब क्या हो जाता, अब थोड़ा सा बदलाव ये आना था कि ये देखो, अब अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लेते हैं इस तरीके से, और ये हमारा कंडक्टर हो गया, थोड़ा सा हमने बड़ा समझ लिया इसको। अब करंट नीचे जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में है, तो यहाँ से हम हिसाब लगाते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, माइनस, जा ऊपर है प्लस जे, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में जे क्रॉस के, तो ये आपको मैंने लिखा था पहले आई जे के, जे क्रॉस के प्लस आई बचेगा, तो यहाँ पे हो गया जे क्रॉस के प्लस आई, बाहर माइनस का था तो माइनस आई। माइनस आई का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जब करंट ऊपर जा रहा था तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गया, नीचे आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा, तो इस हिस्से का जो कंडक्टर था उस पे ऐसे वो इस तरफ मुड़ जाएगा इस तरीके से। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंडक्टर में से कोई करंट नहीं जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, दैट रिमेन स्टेट। पर जब उसमें से करंट गया तो उस फ्लेक्सिबल कंडक्टर में ये चीज शो हुई कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ रहा है, इसका मतलब उस पर फोर्स लगा है। और वो फोर्स निकालने के लिए हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल लिया, अब पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगा, तो हमने क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेंथ में जितना चार्ज है वो चार्ज निकाल के हम उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, और हम पूरे कंडक्टर पे निकालने लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, अब हम देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्शन समझाई है कि कंडक्टर में से जैसे ही करंट गया उस पर फोर्स लगा। अब उस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड समझते हैं, पूरा फोर्स कितना लगा। तो देखो वो समझने के लिए हम ये समझते हैं कि भाई एक जो इलेक्ट्रॉन था उस पर कितना फोर्स लगा था, F on each, ये आपके पास लगा था Q V क्रॉस B, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है।
और इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब आपकी तरफ था इधर, तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री था। तो यदि मैं इसको ओपन करता तो ये हो जाता क्यू वी बी साइन 90, साइन 91 होता है, तो ये बच गया क्यू वी बी। अब देखो इसमें मैं चेंज क्या कर रहा हूं, मैंने पूरे का फोर्स निकाला है, तो एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स था, पूरे का यदि फोर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जब करंट इसमें आपका ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक इस तरीके से, ऐसे यहाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे अप्लाई करवा रखा था यहाँ सारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास है L। ओके, दोबारा से समझो, एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल पे इतना फोर्स लगता है, F इज क्यू वी क्रॉस बी थीटा 90 था, हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे मैं एक और मेथड बताऊंगा आप इसको कैसे कर सकते हो, पहले हम ये समझ लेते हैं। अच्छा, अब यहां से जब यहां तक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो L लेंथ ट्रेवल करता है, और आप जानते हो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन तभी मूव करते हैं जब उसके दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, और कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है उसकी एवरेज को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप सभी पढ़ चुके हो पहले। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नोटेशन में मैंने साथ के साथ लिख दिया VD। ये आप समझ गए हो कि मैंने VD क्यों लिया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा था। अब पूरे के अंदर कितना चार्ज था ये हम निकालते हैं। ओके, तो देखो, क्योंकि I किसके बराबर होता है Q/T, यहाँ से Q किसके बराबर हो जाएगा I इंटू में T। ओके, अब T is the time taken by electron to reach from this point to this point। लेंथ कितनी है L, और यहाँ से यहाँ तक आया तो कितनी वेलोसिटी से आया VD से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी L ओवर VD। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो ये तो फोर्स था ईच इलेक्ट्रॉन का, अब हो जाएगा फोर्स पूरे कंडक्टर का। तो पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स हो जाएगा भाई, पूरे कंडक्टर का चार्ज था, हमने उसकी यहाँ पे वैल्यू रख दी ILVD इंटू में VDB। ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास फोर्स बच गया ILB। अब ध्यान देंगे, करंट एक स्केलर क्वांटिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन दोनों के टर्म में फोर्स को रिप्रेजेंट करें, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका करंट था वो नीचे आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ था, दोनों परपेंडिकुलर थे। अगर ये परपेंडिकुलर ना होते, मीन टू से इफ L and B, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, B इज मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर नहीं होते तो ये फोर्स क्या हो जाता, तो इस फोर्स को आप नाम दे देते IL, you can say L cross B, that is F is equal to ILB sin theta। हमने जो केस समझा है उसमें आपने देखा लेंथ इधर थी, फील्ड इधर था, परपेंडिकुलर थे, तो एंगल हमारा 90 हो गया था। अगर ये नहीं होता तो ये फॉर्मूला आ जाता, 90 है तो ये फॉर्मूला बन गया। वापस समझ लो इसको, पेपर में आपसे पूछी जाती है एक्सप्रेशन निकालो फोर्स की, बड़ा सिंपल है। आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर में करंट कहाँ गया ऊपर, इलेक्ट्रॉन कहाँ है नीचे, लेंथ कितनी थी L, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगा, सिंपल। अच्छा, फिर V की जगह मैंने क्या लिख दिया VD, चाहो तो Q की जगह आप -E भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में फिर मैंने इसको थीटा 90 था ऐसा लिखा, फिर हमने कंसेप्ट लगाया I किसके बराबर होता है Q/T, Q इतना हो गया, पूरे का चार्ज अब हमारे पास आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चार्ज था, तो पूरे कंडक्टर का फोर्स आ गया। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो ये फॉर्मूला बन जाता। अब बात आती है इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे दोगे आप, तो डायरेक्शन देने का वही, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ L क्रॉस B, यहां से आप समझ गए होगे L क्रॉस B, L लेंथ जिस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है,
उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स आएगा। फॉर एग्जांपल लेंथ मेरी इस तरफ थी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ था, ये देखो ऐसे, ये नीचे था एक आपकी तरफ था, तो जो मेरा फोर्स लगेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इधर आएगा या इधर आएगा, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब यहाँ से उसको या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो जो अभी हम करते आ रहे थे, ओरिजिन ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, सिंप्लीफाई करो, या फिर इसको याद करने के लिए एक रूल होता है, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखोगे आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या स्टेट करता है? ये रूल ये कहता है, वैसे बेटर ये होगा कि आप इसी से डायरेक्शन निकाल लो, एक्स वाई जेड एक्सिस बना के, नहीं तो इसको भी लगा सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब इस तरीके से पकड़ो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं। तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, और जो थंब है जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्या सर ये परपेंडिकुलर ही होना चाहिए? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं भी हैं तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जरूरी नहीं है कि दे आर ऑन 90 डिग्री एंगल, ये ऐसे होते इस तरीके से होते तो भी फोर्स ऊपर आता है, ऐसे होंगे तो भी फोर्स ऊपर आएगा या फोर्स नीचे जाएगा, वो फिर हम समझ जाएंगे इस रूल की मदद से। याद करने का क्या तरीका है, जो इसको याद करते हैं तो उसका बड़ा सिंपल सा बच्चे मेथड बना लेते हैं कि एफ रिप्रेजेंट करता है हमारा फोर्स। फोर्स किसकी मदद से हम समझेंगे? थंब। ये जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, फर्स्ट फिंगर हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को, फर्स्ट फिंगर। और ये जो सेकंड फिंगर है ये हमारी किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है? करंट। वापस समझ लें आप इसको, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से पकड़े कि तीनों इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाएं। थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट को। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फादर मदर चिल्ड्रन। ओके, फादर मीन्स आप फोर्स ले सकते हो, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो, सी मीन्स करंट की डायरेक्शन आप ले सकते हो। अब यहाँ पे इसी डेरिवेशन को हम एक और तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन की मदद से भी हम समझ सकते हैं। तो देखो वो दूसरा तरीका क्या है जिससे हम इसको समझेंगे। तो वो जनरल मेथड है, एक्सप्रेशन यही है, टॉपिक भी यही है, बस समझने का मेथड हम बदल देते हैं। सपोज कर लो ये आपके पास कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ओके, इस कंडक्टर की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है आपके पास L है, और इस डायरेक्शन में इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है करंट I। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यूं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ। ओके, और सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड अब 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है बल्कि एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर हो सकते हैं, दे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, नेगेटिव चार्ज और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? तो उसका फॉर्मूला आप जानते हो, Q V B sin थीटा। इट इज क्लियर? यहाँ पे या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, Q V क्रॉस B, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। अगर मैं साइन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अब मैं जर्नल लेके चलूं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? -E। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जिस वेलोसिटी से आएगा उसको हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्रॉस में B। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये हमारे पास फोर्स आ गया ऑन ईच पार्टिकल। ओके, अब पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा? तो पूरे कंडक्टर का हमने चार्ज निकालना पड़ेगा। अब पूरे कंडक्टर का चार्ज निकालने के लिए हम क्या करें? सपोज कर लो कि इसकी जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, दीज आर इन यूनिट वॉल्यूम। तो पूरे की जो वॉल्यूम है, पूरे की वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इनटू में एरिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हो जाएंगे?
ALN। वापिस समझ लो, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है और पूरे की वॉल्यूम कितनी है, L लेंथ है, A एरिया है, तो A इंटू L हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ALN। इतने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, इतना, तो ये बन जाएगा, आप इसको स्मॉल क्यू से लिख लो, ये आ गया आपका -ALNE। आई होप ये समझ में आया होगा। यूनिट वॉल्यूम में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, n। पूरे की वॉल्यूम कितनी थी, A इंटू L, ये पूरे की वॉल्यूम थी। तो पूरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, -e, तो पूरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल चार्ज हम कितना लिख देंगे, इतना। ये आपका आ गया इस तरीके से। अब देखो, तो आपको सभी चार्ज पता चल गए कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इतने हैं, तो उन पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो जाएगा। तो इस E की जगह, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, सभी के लिए बात करेंगे तो क्या वैल्यू रख देंगे, -ALNE, और इनटू में क्या चलता जाएगा, VD क्रॉस B। थोड़ा सा आप इस चीज को सोचो, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, ALNE VD B sin थीटा। अब हम सेकेंड यूनिट का एक कंसेप्ट लगाते हैं। हम जानते हैं I इज इक्वल टू ANE VD। A एरिया, N नंबर डेंसिटी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ANEVD नेगेटिव भी इंक्लूड है क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं I और बच गया L, V, VD भी आपका आ गया, ये बच गया B sin थीटा। और इसको आप वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, I बाहर आ गया, L क्रॉस B। ये वही रिजल्ट है जो हमने पिछले मेथड से किया था, बात दोनों एक ही है। वहां हमने कंडक्टर को बताया था कि एक बार उधर बेंड हो रहा है, एक बार इधर बेंड हो रहा है, यहाँ हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल दी। दोनों में सिंपल कंसेप्ट क्या था, वहां पहले एक का निकाला, फिर टोटल चार्ज की वैल्यू निकाली थी, यहाँ भी एक का निकाला, फिर टोटल चार्ज की वैल्यू निकाली। अब यहाँ से हम कुछ स्पेशल केस समझते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। तो देखो वो क्या केस है। डायरेक्शन देने का रूल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ओके, you have F is equal to I L क्रॉस B, और अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा I L B sin थीटा। इसकी हमें आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है, आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने उनमें, तो समझो इसको जरा। पहला केस ये है कि थीटा आपका 0 डिग्री हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर है, जो कंडक्टर की लेंथ जिस डायरेक्शन में है, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, यानी कि L पैरेलल हो जाए B के। उस केस में थीटा 0 होने से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फोर्स आ गया आपके पास 0। मतलब ये हो गया कि कंडक्टर आपका इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ध्यान से समझे, अभी जो मैंने दोनों बताए हैं आपको, पहले हमने क्या किया था, कंडक्टर ऐसा था और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ था। दूसरे केस में मैंने कंडक्टर ऐसा रखा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लिया था। कहीं मैंने ऐसा नहीं लिया कि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया है। तो यदि वो ऐसा हो जाता तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कब एक कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या रहेगा, ये फोर्स मैक्सिमम कब रहेगा, तो यदि आपका थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो sin 90 की वैल्यू होती है 1। इन दैट केस फोर्स इज ILB, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। बहुत ज्यादा बार आगे हम इसको यूज करेंगे, यानी कि ये टॉपिक है, ये मैंने पहले लेके समझाया था कि कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, यहाँ पे मेरा जो कंडक्टर था उसमें फील्ड भी यूनिफॉर्म था। अगर मेरा फील्ड यूनिफॉर्म ना हो या जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट ना हो, मतलब इस तरीके का हो, देखो आपके पास ये आया F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ये आपके पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला आया। अगर आपका जो कंडक्टर था वो इस तरीके का है,
अब आप क्या करोगे, स्ट्रेट तो है नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, इसका स्मॉल पोर्शन ले लोगे, इसकी लेंथ ले लोगे dl, पहले इसका फोर्स निकालोगे विच इज df, और यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करोगे, फिर हमारे पास इस कंडक्टर पे लगने वाला कंप्लीट फोर्स आ जाएगा। यानी कि इस तरह का कंडक्टर हो तो हम पहले उसके स्मॉल सेगमेंट का फोर्स निकालेंगे, स्मॉल लेंथ के कारण स्मॉल फोर्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि df आ जाएगा हमारे पास I dl क्रॉस b, और कंप्लीट फोर्स निकालने के लिए इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, दैट इज I dl क्रॉस b, ये जो आया था इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये आपका पूरा इस तरीके से कंप्लीट लूप बन जाए, अब क्या होगा, फोर्स बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब फोर्स क्या होगा, तो आपने ध्यान रखना, जब हम पूरे लूप की बात करते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। क्यों जीरो हुआ वो हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास डॉट मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी तरफ है, आउटसाइड में है, और ये मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, क्लोज लूप था। तो इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक, इस पॉइंट पे आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, यहां निकाल दो, इस तरीके से यहां निकाल दो, आप किसी भी पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल दो, उस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन, मतलब अगर आप इस लूप पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालते हो, यहाँ पे जैसे आपने कंडक्टर लिया था, इस तरीके से आपका कंडक्टर आया था, ये कंडक्टर था, यहाँ पे आपका इस तरीके से था फोर्स, क्योंकि इसमें करंट आपका कहाँ जा रहा था, ऊपर, लेकिन ये लूप इस तरीके से आ जाता, अब ये करंट यहाँ से जाके यहाँ नीचे आता, तो अब इस पे फोर्स लगना था, उसकी डायरेक्शन किधर हो जाती, इस तरफ, तो इस स्मॉल सेगमेंट का जो फोर्स था उसको ये स्मॉल सेगमेंट कैंसिल कर देता, इस पॉइंट पे इस केस में नेट फोर्स हमारा आ जाता जीरो। तो ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, जब एक क्लोज लूप की हम बात करते हैं उस केस में नेट फोर्स हमारा जीरो क्यों आता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के फोर्स को दूसरा कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जिस पे लगने वाला फोर्स इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया। वापस समझ लो क्या टॉपिक था, जब किसी कंडक्टर को, एक बिजली का तार था उसमें से करंट जा रहा था, उसको दो मैग्नेट के बीच में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है, हमने उस फोर्स की एक्सप्रेशन निकाली और ये बताया कब वायर इधर फ्लेक्सिबल था तो जाएगा, कब इधर जाएगा, उसका जनरल फॉर्मूला, उस फोर्स की हमने डायरेक्शन, और कब उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो दो कंडीशन है जब फोर्स नहीं लगेगा। पहली कंडीशन ये है कि या तो उस कंडक्टर की लेंथ और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, या वो एक क्लोज लूप बना रहा हो। क्लोज लूप आप समझ रहे होगे, क्योंकि दो पॉइंट जरूर ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट और इक्वल मिलेंगे, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, तो नेट उन पॉइंट्स के कंट्रीब्यूशन है वो जीरो आ जाएगा। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकाल लेते हैं। आगे जो टॉपिक होंगे वो तभी समझ में आएंगे जब हम ये